अनोखे जादुई फूल का जादू। एक समय की बात है, एक गांव में कल्याणी नाम की एक गरीब औरत अपनी बेटी काव्या के साथ रहा करती थी। कल्याणी बहुत ही ज्यादा गरीब थी, इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए एक माली के यहाँ नौकरी किया करती थी। वो पेड़ों की कटाई, बुआई और सुंदर सुंदर फूलों के पौधों की देखभाल भी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो बगीचे में काम कर रही होती है। तभी पड़ोस में रहने वाली बिमला नाम की एक औरत उससे आकर कहती है, अरे कल्याणी, तुम्हें मैं कई साल से देख रही हूँ कि तुम कितनी मेहनत से इस बगीचे में काम करती हो और तुमने अपनी मेहनत से इस बगीचे को कितना सुंदर बना दिया है। शुक्रिया मालकिन, मैं तो यहाँ सिर्फ मेहनत करती हूँ और अपनी बेटी का पेट पालने के लिए, लेकिन मुझे इन फूलों की देखभाल करना बहुत अच्छा लगता है। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जिस भी पौधे को तुम छूती हो वो पौधा अपने आप ही एक सुंदर रूप ले लेता है। अरे नहीं मालकिन, ये तो बस अपनी अपनी आँखों का नजरिया है। किसी को इन फूलों की खूबसूरती नजर आती है तो किसी को इन फूलों में कांटे। अच्छा कल्याणी, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कल मेरे घर में एक पार्टी है और मेरा घर बहुत बड़ा है, इसलिए क्या तुम मेरे घर की साफ सफाई करने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। ठीक है मालकिन, आप मुझे बता दीजिएगा क्या काम करना है, मैं कल आपके घर आ जाऊंगी। इसके अगले दिन कल्याणी अपने बगीचे में जल्दी जल्दी काम करके बिमला के घर पर काम करने चली जाती है। और जब वह घर की साफ सफाई कर रही होती है तो उसे घर के आंगन में एक छोटा सा फूल का पौधा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपनी मालकिन से पूछती है, अरे मालकिन, यह पौधा किस चीज का है? अरे कल्याणी, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोई जंगली पौधा है, कब से यहाँ पर बेकार पड़ा हुआ है, इसलिए तुम इसे छोड़ो और घर के बाकी के काम कर लो। इतना बोलकर बिमला वहाँ से चली जाती है और कल्याणी वापस से घर के काम में लग जाती है। कुछ ही देर में वो घर का सारा काम खत्म कर लेती है। तभी बिमला उसको कुछ पैसे देती है। उसी समय कल्याणी कहती है, मालकिन, यह जो आपके आंगन में बेकार पौधा है, अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो क्या मैं इसे अपने घर ले जा सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी यह पौधा मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए तुझे चाहिए तो तू ले जा सकती है। इतना सुनकर कल्याणी बहुत ही खुश हो जाती है और वह पौधे का गमला उठाकर अपने घर ले जाती है। लेकिन जब कल्याणी अपने घर जा रही होती है, उसी समय रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई देता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। वो आवाज सुनकर कल्याणी जब वहाँ पर जाती है तो वह देखती है कि एक छोटी सी लड़की पानी में डूब रही होती है। और यह देखकर कल्याणी फटाफट से अपने पौधे को साइड में रखकर पानी में छलांग लगा देती है और उस छोटी सी लड़की को बचाकर बाहर ले आती है। यह देखकर लड़की की माँ दौड़कर कल्याणी के पास आती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आज आपने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे एहसान कैसा, यह तो मेरा फर्ज था। लेकिन बेटी, तुम इस नदी में गिरे कैसे? यह तो बहुत ही ज्यादा गहरा नदी है। आंटी, मैं इस नदी में गिरी नहीं थी, बल्कि मैं तो इस नदी में कूदकर अपनी जान लेना चाहती थी। अरे यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम भला अपनी जान क्यों देना चाहती थी? क्या करूँ आंटी, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और इस वजह से मेरी माँ को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। वो बीमार होकर भी मेरे लिए दिन रात काम करती रहती है, जिससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। अरे बेटा, ये तुम क्या करने जा रहे थे? तकलीफ तो हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम उन तकलीफों से दूर भागकर अपनी जान दे दे। मुझे माफ कर देना माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। अरे बेटी, तू ही तो मेरी जीने का सहारा है और अगर तू भी मेरा साथ छोड़ देगी तो भला मैं कैसे जिंदा रहूंगी?
इतना बोलकर उस लड़की की माँ गले से लगकर जोर जोर से रोने लगती है। यह सब देखकर कल्याणी को उन लोगों पर बहुत तरस आता है, इसलिए वो अपने कमाए हुए कुछ पैसे उसकी माँ को दे देती है और उनसे कहती है, लो बहन, यह पैसे रख लो, शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी, और अगर आगे भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो यही पास में ही मेरा घर है, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में कल्याणी अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसकी बेटी काव्या उनसे कहती है, अरे माँ, आज आप यह कैसा अजीब सा फूलों का पौधा लेकर आई हो? क्या यह गुलाब का पौधा है? हाँ बेटी, यह गुलाब के फूल का पौधा है और जल्द ही इसमें बहुत सारे गुलाब के फूल लगेंगे। इतना बोलकर कल्याणी अपने घर के सामने वाले बगीचे में उस पौधे को लगा देती है और खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। उसी समय काव्या उस पौधे के पास जाकर उससे बातें करती है। सुनो फूल के पौधे, तुम मुझे कल गुलाब का एक सुंदर सा फूल देना। मुझे गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है, लेकिन मेरी माँ कभी भी गुलाब का फूल नहीं लेकर आती है। कहती है कि गुलाब के फूल बहुत महंगे मिलते हैं। इतना कहकर काव्या अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और सुबह जल्दी उठकर वह उस फूल के पौधे के पास जाती है तो वह देखती है कि उस पौधे में गुलाब के दो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। यह देखकर काव्या बहुत ही खुश हो जाती है और वह उन दोनों फूलों को तोड़ लेती है। तभी कुछ ही देर बाद कल्याणी जब घर की सफाई कर रही होती है तो उसकी नजर गुलाब के उन पौधों पर पड़ती है और वह कहती है, पता नहीं यह पौधा किस चीज का है, लेकिन अगर इस पर सूरजमुखी के फूल लगते तो कितना अच्छा होता। काव्या को भी सूरजमुखी का फूल बहुत ही पसंद है, वह भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाती। इतना कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है और जब कुछ देर में वो पौधे को पानी डालने जाती है तो वह देखती है कि उस फूल के पौधों में सच में सूर्यमुखी का फूल निकला हुआ है। यह देखकर वो हैरान रह जाती है और कहती है, अरे अभी तक तो इसमें कोई भी फूल नहीं था, अब यह अचानक से सूर्यमुखी का फूल कैसे निकल आया? कोई बात नहीं, अगर मैं यह फूल तोड़कर काव्या को दे देती हूँ तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर कल्याणी जैसे ही सूर्यमुखी का फूल तोड़कर काव्या के पास उसे ले जाती है, उसी समय काव्या अपनी माँ को वह गुलाब के फूल दिखाती है। अरे काव्या बेटा, यह तुम गुलाब का फूल कहाँ से लेकर आई हो? माँ, वह जो कल आप फूल का पौधा लेकर आई थी ना, मैंने उसी से ये फूल तोड़े हैं। लेकिन बेटी, वो तो सूर्यमुखी का पौधा है। नहीं माँ, वो तो गुलाब का पौधा है, मैंने अभी अभी वहाँ से गुलाब के फूल तोड़े हैं। लेकिन मैंने तो वहाँ से सूर्यमुखी के फूल तोड़े हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं यह कोई जादुई फूल तो नहीं है? इतना कहकर कल्याणी उस फूल के पौधे के पास जाती है और उसे सूर्यमुखी और गुलाब के दोनों ही फूल मांगती है और उसे कुछ ही देर में वह दोनों ही फूल उसी पौधे में लगे हुए मिल जाते हैं और वह समझ जाती है कि यह कोई मामूली फूल का पौधा नहीं बल्कि जादुई फूल का पौधा है। और इस तरह से कल्याणी और काव्या उस जादुई फूल के पौधों से कई प्रकार के फूल मांगती है और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत पैसे कमाती है और इस तरह उनका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। और अब कल्याणी अपनी बेटी का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा देती है और अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद बिमला उसके घर आती है। अरे कल्याणी बहन, मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है, तो क्या तुम मुझे कुछ काम दिलवा सकती हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। जिस तरह से मैं अपनी फूलों की दुकान चलाती हूँ, उसी तरह से आप भी अपने फूलों की एक दुकान खोल लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फूल खरीद सकूं, तो फिर मैं फूल कहाँ से लेकर आऊंगी? यह जो आपको फूल का पौधा दिख रहा है ना, यह कोई मामूली फूल का पौधा नहीं है, बल्कि यह जादुई फूल का पौधा है। इसलिए आप भी इस जादुई फूल की मदद से अपनी दुकान खोल सकते हैं। कल्याणी की ये सारी बातें बगीचे का माली सुन रहा होता है,
जिसके पास कल्याणी पहले काम किया करती थी, वह उस जादुई फूल के पौधों को चुराने के बारे में सोचने लगता है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ ये गरीब कल्याणी के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आए। लेकिन अब ये जादुई फूल मुझे चाहिए, फिर मैं भी इस फूल की मदद से बहुत पैसे कमा लूँगा। इतना कहकर वह माली रात में उस जादुई फूल को चुराने के लिए कल्याणी के घर आता है, और जैसे ही वह उस जादुई फूल को उखाड़ने जाता है और उसी समय उस फूल के सारे कांटे उस माली के शरीर पर जाकर चुभ जाते हैं, और वह माली जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और इस तरह उस माली को सबक मिल जाता है कि लालच बुरी बला है। मुझे माफ कर दो जादुई फूल, मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। माली के माफी मांगते ही उसके शरीर से सारे कांटे निकल जाते हैं और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इस तरह कल्याणी और बिमला उस जादुई फूल की मदद से अपनी फूलों की दुकान खोलती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। अनोखा गाउन और पर्स का जादू। बहुत समय पहले की बात है, जयपुर नगर में साक्षी और रूपाली नाम की दो सहेलियां रहती थी। साक्षी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके लंबे लंबे बाल और सोने सा चमकता गोरा रंग उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता था। वहीं उसकी दोस्त रूपाली काली थी, लेकिन बावजूद उसके उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। रूपाली को नए नए डिजाइन का लहंगा और गाउन बनाना बहुत ही पसंद था। वह हमेशा अपने और अपनी दोस्त साक्षी के लिए सुंदर सुंदर गाउन बनाया करती थी। वाह रूपाली, ये गाउन तो बहुत ही अद्भुत है। तुमने ये बहुत ही सुंदर बनाया है। जाओ इसे पहनकर दिखाओ। रूपाली गाउन पहनकर आती है और खुद को आईने में देखकर उदास हो जाती है। सच, ये गाउन बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये सुंदर गाउन भी मेरी बदसूरती को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। मेरी बदसूरती की वजह से इस गाउन की सुंदरता छिन रही है। साक्षी, ये गाउन तुम ही पहनो, ये तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। रूपाली, तुम हमेशा ये क्यों सोचती हो कि तुम सुंदर नहीं हो? रूपाली, बाहरी सुंदरता से कभी अच्छे इंसान का परिचय नहीं होता है। सुंदरता का असली मतलब तो ये होता है कि हमारी आत्मा कितनी सुंदर है। इसलिए तुम परेशान मत हो, तुम्हारी आत्मा बहुत ही खूबसूरत है। साक्षी सुंदर के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। वह रूपाली को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। रूपाली भी साक्षी की हर बात को माना करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अगले ही महीने साक्षी की शादी होने वाली थी और रूपाली चाहती थी कि उसकी दोस्त अपने शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर गाउन पहने, और वह साक्षी के लिए अपने हाथों से गाउन बनाना चाहती थी। वह गाउन बनाने के लिए कपड़ा लेने राज्य के सबसे पुराने और नामचीन दुकानदार के पास गई। वह उसके दुकान में कपड़ा देख ही रही थी, तभी एक पुराना अलमारी टूटकर गिर गया। रूपाली ने बड़ी ही फुर्ती से उस दुकान की मालकिन को दूर धकेल दिया, लेकिन गलती से वो वहीं फंस गई और अलमारी उसके ऊपर गिर गई। तभी एक नौजवान युवक आया और उसने अलमारी हटाकर रूपाली को बाहर निकाला। आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, आपको तो बहुत चोट आई है, खून भी निकल रहा है। इतना बोलकर वो युवक जल्दी से दवाई लेकर रूपाली के जख्मों पर लगा देता है। उस लड़के के दिल में औरों के प्रति प्यार और हमदर्दी को देखकर रूपाली का दिल उस युवक पर आ जाता है और वो उसी के ख्याल में खो जाती है। रूपाली उस युवक के बारे में और भी कुछ जानना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन वो युवक बहुत ही जल्दबाजी में होता है। अब आप अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। अगर मौका मिला तो दोबारा आपसे मुलाकात जरूर होगी। इतना बोलकर वो युवक वहाँ से चला जाता है और रूपाली उसी के ख्याल में अब भी खोई हुई थी। तभी उधर से दुकान की मालकिन आती है और रूपाली से कहती है, बेटी, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था।
बेटी, मेरे पास तुम्हें उपहार में देने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। ये मेरा जादुई पर्स है। ये पर्स तुम्हारी मदद करेगा। इस पर्स के अंदर दुनिया के सबसे खूबसूरत कपड़ों में कढ़ाई बुनाई करने की क्षमता है। यहाँ तक कि इसके जादू से बनाए जाने वाला लहंगे और गाउन को पहनने वाला भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। और अगर वो चाहे तो वो किसी और व्यक्ति के रूप में भी बदल सकता है। लेकिन याद रखना, इस जादुई पर्स का उपयोग करते वक्त हमेशा अच्छी चीजों के बारे में ही सोचना, वरना तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ठीक है अम्मा, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रूपाली बात तो उस बूढ़ी महिला से कर रही थी, लेकिन बार बार उसके मन में उसी युवक की तस्वीर आ रही थी, जिस वजह से उसने उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और वो उस जादुई पर्स को सिर्फ एक मामूली सा तोहफा समझकर उसे अपने साथ रख लेती है। काफी देर तक वो उस अम्मा से सिलाई की और भी चीजें सीखती है और उसके बाद एक सुंदर सा कपड़ा खरीदकर वो अपने घर लौट आती है। जब वो कपड़ा लेकर अपने घर जा रही थी, तभी गलती से वो किसी से टकरा गई और ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसे वो मन ही मन प्यार करने लगी थी। तुम यहाँ कैसे? तभी उधर से उसकी दोस्त साक्षी भागते हुए आती है और रूपाली को गले से लगा लेती है। रूपाली, आखिरकार तुम आ ही गई। तुम्हें पता है, मैं और मेरा मंगेतर गौरव तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी कर रहे हैं। ओ, इसका मतलब ये है कि आप साक्षी की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं गौरव हूँ और मैं कपड़ों का व्यापार करता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओह अच्छा, हेलो। रूपाली को जब यह पता चला कि जिससे वो प्यार करती है वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त साक्षी का मंगेतर है, तो उसे थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन वो अपना दुख वहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। मुझे माफ करना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं इस पार्टी में नहीं आ सकती। मैं आराम करने जा रही हूँ। रूपाली, तुम्हारे बिना तो हमारी पार्टी अधूरी ही रह जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे लिए पार्टी से ज्यादा तुम्हारी सेहत जरूरी है। रूपाली, ये लो दस्ताना, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। सिलाई करते करते तुमने कई बार अपने हाथों में सुई चुभो ली, इसलिए अब से जब भी तुम सिलाई करोगी तब इस दस्ताने को पहनकर ही सिलाई करोगी। शुक्रिया साक्षी। इतना बोलकर रूपाली अपने कमरे में चली जाती है। नहीं, मैं साक्षी को कभी ये नहीं बता सकती कि मुझे गौरव पसंद है और मैं उससे प्यार करती हूँ, क्योंकि साक्षी सुंदर और प्रतिभाशाली दोनों है, इसलिए गौरव जैसा सुंदर और सुलझा हुआ लड़का उसे ही मिलना चाहिए। भला मुझ जैसी काली बदसूरत की किस्मत साक्षी जैसी कहाँ। वैसे मैं भी साक्षी की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी तरह ही सुंदर। लेकिन फिर भी उसने अपना वादा निभाया और अपनी दोस्त के लिए एक सुंदर सा गाउन बनाने में जुट गई और आखिर में शादी से एक दिन पहले उसने उस गाउन को पूरी तरह से तैयार कर दिया। रूपाली उस गाउन को पहनकर खुद को आईने में निहारते हुए कहती है, वाकई साक्षी इस गाउन को पहनकर बहुत ही सुंदर लगेगी। काश मैं इस गाउन को पहनकर अपनी दोस्त साक्षी की तरह अपने प्यार के साथ खड़ी होती। जैसे ही उसने ये कहा, उसके टेबल पर रखा जादुई पर्स चमकने लगा और एक जादू हुआ जिसने रूपाली को साक्षी के रूप में बदल दिया। ये कैसे? मैं साक्षी के रूप में कैसे बदल गई? तभी जादुई पर्स में से आवाज आई, रूपाली, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम साक्षी के रूप में बदल जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छाओं को पूरा किया। लेकिन ये गाउन तुम्हारे इस रूप को ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकता है। अगर तुम हमेशा के लिए साक्षी बनकर रहना चाहती हो और गौरव के प्यार को पाना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें। रूपाली, कहाँ हो तुम? वो जादुई पर्स अपनी बात को पूरा कर पाता कि तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है। रूपाली, ये क्या? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही हो। तभी अचानक एक जादू हुआ और रूपाली को बिना कुछ बोलने का मौका दिए उस जादुई पर्स ने
साक्षी को खुद में कैद कर लिया। ये तुमने क्या किया? तुमने साक्षी को कैद क्यों किया? मैं तो सिर्फ तुम्हें असली साक्षी बनने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें इस दुनिया की इकलौती साक्षी बनना है ताकि तुम्हें उसकी सुंदरता और गौरव का प्यार दोनों ही मिल जाए। लेकिन तभी वहाँ गौरव आ जाता है और रूपाली को साक्षी समझकर बोलता है, साक्षी तुम यहाँ पर हो और रूपाली कहाँ है? वो उसे कुछ जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। अब वो 1 हफ्ते बाद ही आएगी। ये तो बहुत ही गलत बात है। कल हमारी शादी है और तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्ती तुम्हारी शादी में नहीं रहेगी। खैर, वैसे रूपाली का सिला हुआ ये गाउन तुम पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम इस गाउन में एकदम राजकुमारी लग रही हो। अच्छा? हाँ, अब ज्यादा मत सोचो। रूपाली जहाँ पर भी होगी वो हम दोनों को खूब सारी दुआएं देगी। चलो अपना ख्याल रखना और रात में जल्दी सो जाना। इतना बोलकर गौरव वहाँ से चला जाता है। गौरव के जाने के बाद उस जादुई पर्स की आवाज फिर से गूंजी। रूपाली, तुमने देखा ना, गौरव केवल साक्षी से प्यार करता है। इसलिए अगर तुम हमेशा के लिए साक्षी का रूप ले लेती हो तो वो तुम्हें हमेशा ही प्यार करेगा। तो इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। पर इससे मेरी दोस्त को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? तुम इसकी फिक्र मत करो। वो जादुई पर्स रूपाली को उकसाने लगती है और रूपाली भी उसकी बातों में आकर शादी वाले दिन साक्षी की जगह वो खुद साक्षी बनकर वहाँ चली जाती है। शादी से पहले गौरव साक्षी को एक पत्र देता है और वो उसे उस पत्र को सबके सामने पढ़ने के लिए बोलता है। आज मेरी शादी वाले दिन आप सबको यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। खास करके तुम्हें रूपाली, तुम हमेशा से ही मेरे साथ रही हो, मेरे हर सुख में हर दुख में। भले ही मैं एक साधारण सी गरीब लड़की थी, लेकिन तुमने मुझे दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे इन सारे एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि हमारा साथ यूं ही हमेशा के लिए बना रहे और हमारी दोस्ती युगों युगों तक चलती रहे। उस पत्र को पढ़कर रूपाली के आंखों में आंसू आ जाता है। उसे सब याद आने लगता है कि कैसे साक्षी ने हमेशा ही उसका ख्याल रखा और उसे प्यार किया। उसने उस जादुई पर्स में कैद अपनी दोस्त को देखा। ये क्या हो रहा है? साक्षी का शरीर इस जादुई पर्स के अंदर से धीरे धीरे गायब हो रहा है। तभी पर्स में से आवाज आती है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब से आप ही दुनिया की इकलौती साक्षी हो और आज के बाद कोई भी इस साक्षी को याद नहीं रखेगा और साक्षी ने कभी आपकी कोई परवाह नहीं की। अब आप ज्यादा मत सोचो। साक्षी ने सिर्फ आपको एक दर्जी की तरह यूज किया है क्योंकि आप अच्छे कपड़े सिलती हो। नहीं, ये झूठ है। साक्षी ने मुझे कभी कुछ करने को नहीं कहा। वो तो सब मैं अपनी इच्छा से किया करती थी। साक्षी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम अपनी बकवास को बंद करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं साक्षी की जगह तुम्हारी जीवन शक्ति को तुमसे खींच लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं अपनी दोस्त को बचा कर रहूंगी। उसके बाद रूपाली ने गौरव को सब कुछ सच सच बता दिया और उस पर्स को फाड़ कर फेंक दिया। पर्स को फाड़ने के बाद रूपाली बच गई और साक्षी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उस पर्स के अंदर से एक परी बाहर आई और बोली, अभी जो कुछ भी आप लोगों के साथ हुआ वो सिर्फ एक परीक्षा थी ताकि इससे आप दोनों की दोस्ती और गहरी हो सके। आपके इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद मैंने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। लेकिन परी जी, मेरी दोस्त साक्षी उठ क्यों नहीं रही है और उसका शरीर इतना ठंडा क्यों है? उसके पास जब उसके सच्चे प्यार की गर्माहट होगी तो वो फिर से जी उठेगी। गौरव, कृपया कर साक्षी को बचाओ, उसे होश में लाने की कोशिश करो। गौरव ने साक्षी को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी साक्षी नहीं उठी। तभी रूपाली उसके पास जाकर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त,
अगर मैं इतनी स्वार्थी नहीं हुई होती तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें सही करने के लिए कुछ भी करूंगी। मुझे बस अपनी सच्ची दोस्त वापस चाहिए। परी जी, कृपया कर आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी दोस्त साक्षी को ठीक कर दीजिए। तभी साक्षी के चारों ओर एक रोशनी चमकी और वह फिर से जीवित हो उठी। रूपाली, तुम्हारी सच्ची और अच्छी दोस्ती की वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हें वापस मिल गई है। हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और रूपाली अपनी दोस्त के पास जाकर अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त, मुझसे अनजाने में ये सब हो गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। रूपाली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया मेरी दोस्त। गलतियां हम सभी से होती है, लेकिन उन गलतियों को सही समय पर पहचानना और उन्हें सुधारना सबसे अनमोल होता है। हम हमेशा पक्के दोस्त रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर ऐसे ही किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।